हेलो नमस्कार, टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और सीटेट में एक ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, एक नहीं मैंने ज्योग्राफी से 2-3-4 क्वेश्चंस देखे हैं सीटेट में प्रीवियस पेपर में जो 20 अगस्त को हुआ था। क्वेश्चन आता है एक तो ग्रीनविच को रेखा को लेकर और उसके टाइमिंग को लेकर कि ग्रीनविच का एक समय दिया हुआ होता है, उसके बाद में टाइमिंग पूछ रहा होता है उसकी कि मतलब 45 डिग्री चल जाएगा तो कितना मतलब वो कितना टाइमिंग उसमें समय लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने इसमें क्वेश्चंस देखे। और क्या देखा मैंने, और देखा विषुवत रेखा से, कर्क रेखा से। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले कि देखो ये हमारा विश्व, मतलब ये हमारा क्या है, विश्व का मैप है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से जो ये जो रेखाएं इधर ऐसी जो लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं इसे अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ओके, याद रखिएगा अक्षांश रेखाएं। और ये जो खड़ी रेखाएं होगी उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो समय निर्धारित करती हैं। क्या निर्धारित करती हैं? समय निर्धारित करती हैं। जबकि अक्षांश जो रेखाएं हैं वो ये निर्धारित करती हैं कि वो क्षेत्र किस क्षेत्र में पड़ेगा। ओके, तो जो पृथ्वी पर है एक तो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, देखो एक देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, और ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पृथ्वी पर किसी ने पृथ्वी पर ये रेखाएं मतलब खींची होंगी, ये कोई नहीं खींची रेखाएं, ये एक काल्पनिक रेखा है। जिस काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई हैं? क्योंकि हम पृथ्वी का सही तरह से या विश्व का हम क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। क्योंकि फिर अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन होता, क्योंकि हमने जब ये बताओ, जब पूरे इसका अध्ययन करना कठिन है कि जब हम इसे इतने इस वाले क्षेत्र का अध्ययन करना आसान है, या फिर इतने वाले क्षेत्र में, इतने वाले क्षेत्र में, इसलिए इन्हें काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। तो क्वेश्चन एक देखो, जो अक्षांश रेखाएं वो आपको तीन याद रखनी है। एक तो ये कर्क रेखा है जो 23.5 उत्तर में है, 23.5 उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये जो बीचा बीच में से गई है इसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसे विषुवत रेखा कह लो या भूमध्य रेखा कह लो, विषुवत रेखा कह लो या भूमध्य रेखा कह लो, ठीक है। विषुवत रेखा ये कितने पे खींची गई है? 0 अक्षांश पे खींची गई है, 0 अक्षांश पे। और ये कितनी है? यहाँ इससे जो 0 अक्षांश से जितना भी चीज ऊपर होगी वो उत्तरी गोलार्ध में होगी, और ये जो नीचे होगी वो दक्षिणी गोलार्ध में होगी। ओके, इसलिए हम ये क्वेश्चंस देखते हैं कि कर्क रेखा कहाँ पर है। तो कर्क रेखा 23.5 उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और इसके जो नीचे खींची गई है वो 23.5 पे वो मकर रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा? मकर रेखा खींची गई है। वो कौन से? दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो 3 रेखाएं हो गई, अक्षांश में 3 रेखाएं हो गई, याद रखना। 23.5 पे नीचे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, 0 पे विषुवत रेखा, और 23.5 पे उत्तरी गोलार्ध में क्या? कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है या दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 पे पड़ती है। और मैं किस किस देशों से, विश्व के मैप में एक बार दिखाऊंगा कि कर्क रेखाएं कहाँ से जाती हैं और मकर रेखाएं कहाँ से जाती हैं। जरा देखिएगा, ये मैप देखिएगा। इसमें देखिएगा, देखो ये जो कर्क रेखा गई है जो आपको दिख रही होगी, ये वाली देखो, ये कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा गई है। देखो उत्तरी अमेरिका में ये मैक्सिको से गई होती हुई, ये बाहामास से होती हुई अफ्रीका में एंट्री, देखो ये अफ्रीका में एंट्री करी है, अफ्रीका में एंट्री करती हुई फिर ये भारत से होती हुई, क्योंकि भारत को आपको पता है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, होती हुई आगे गई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, 0 अक्षांश पे गई है, विषुवत रेखा है ये 0। देखो यहाँ पर गई है, इक्वाडोर, ब्राजील होती हुई फिर अफ्रीका में एंट्री करती हुई, और देखो ये भारत ऊपर रह गया। और नीचे आओ, मकर रेखा जो 23.5 पे गई है, दक्षिणी गोलार्ध में जा रही है ये। देखो ये भी यहाँ पर बोलिविया में होती हुई, ब्राजील में एंट्री करती हुई, फिर ये अफ्रीका में एंट्री करती हुई, ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करती हुई निकल गई है, ठीक है। देखिए एक बार एक ये बात देखिए, ये तीनों रेखाएं पूछी जाए आपसे कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं जाती हैं।
तो वो एक ही महाद्वीप है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। देखो कर्क भी गई है, विषुवत भी गई है और मकर भी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे हमें पता क्या चलता है, देखो जो विषुवत रेखा है, सूर्य जब यहाँ मकर रेखा पर होगा, अभी क्या है, सूर्य का दक्षिणायन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होगा। और जो भी कर्क रेखा के आसपास जो भी देश पड़ रहे होंगे, जैसे ये बोल्विया, ब्राजील, जो भी ये देश पड़ रहे हैं इधर, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इधर क्या होगी इस समय पे, इधर धूप होगी, अच्छी खासी धूप होगी, क्योंकि सूर्य का भी दक्षिणायन है मकर रेखा पर चमकना। अब या विषुवत रेखा पे जो भी पड़ रहे होंगे और जो भी कर्क पे पड़ रहे होंगे, उन पे क्या होगी, सभी देशों पर ठंड होगी। जैसे कि भारत इस समय आपको पता है कि ठंड से गुजर रहा है। आपको याद रखिएगा, जब भी सूर्य का अब दक्षिणायन होगा, उत्तरायण होगा, तो जब कर्क रेखा पर सूर्य आएगा, तो जितने भी देश होंगे उस समय क्या होगी, यहाँ पर गर्मी होगी, अन्य पे क्षेत्रों पे क्या होगी, ठंड होगी। इससे हम क्या पता लगाते हैं कि अब ये एक बात याद रखिएगा, जब मकर रेखा से होता हुआ गया सूर्य, तो याद रखिए विषुवत रेखा पर पहले आया, फिर कर्क पे गया, और कर्क से जब चला तो विषुवत पर आया, तो मतलब विषुवत पर 2 बार आया। तो हमेशा सूर्य जो चमकता है, सीधा जो लंबवत चमकता है, वो विषुवत रेखा पर चमकता है। अब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो याद रखिएगा यहाँ क्या है, सागर लगे हुए हैं, और सागर लगे हुए हैं तो भाप बनकर पानी ऊपर जाएगा और बारिश होगी। तो जब बारिश होगी तो सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये याद रखिए, एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा, याद रखिए, ये मैंने बोला 0 अक्षांश पर कौन सी, विषुवत रेखा, और ये कौन सी हो गई, कर्क रेखा, और ये कौन सी हो गई, मकर रेखा। ये भी 23.5 दक्षिणी है और ये 23.5 उत्तरी है, ठीक है। अब याद रखिए, यहाँ जो सूर्य लंबवत चमकता है विषुवत रेखा पर हमेशा, इसलिए यहाँ पर जो भी देखो लंबवत सूर्य चमकेगा तो क्या होगी, टेम्परेचर, तापमान ज्यादा होगा, तो जो समुद्रों से पानी है जो भाप बनकर ज्यादा जाएगा ऊपर। जब ज्यादा जाएगा तो वो बारिश के रूप में नीचे आना है, तो यहाँ ज्यादा बारिश होगी विषुवत रेखा पर। तो हमेशा पूछा जाता है सदाबहार वन ऐसे होते हैं जो कभी सूखते नहीं हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो एक कर्क रेखा से इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम देशांतर पर। तो देशांतर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये आपका विश्व का मैप है, और देखिए ये, सॉरी एक मिनट, देखिए ये विश्व का मैप है, और देखिए ये जो 0 से गई है, इसे जो 0, एक बात, इस जो 0 से गई हुई है, एक मिनट, और ये बीच में से जो 0 से गई है, ये किससे होती हुई जाती है, एक इंग्लैंड से ग्रीनविच, एक शहर पड़ता है, ग्रीनविच से होकर जाती है, इसलिए इसका नाम है ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच यामुत्तर रेखा, जो 0 देशांतर पर है। यहीं से समय निर्धारित होता है, समय का निर्धारित होता है। समय क्या होता है, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से जो 0 है, इसे ग्रीनविच रेखा से यहाँ से समय निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है। यदि यहाँ पे वो टाइमिंग की बोलता है, यदि यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो इधर पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया। इधर यहाँ 12 बजेंगे और इधर चलोगे आप तो टाइम घटेगा, ये माइनस होगा, और पूरब की तरफ चलोगे तो टाइम प्लस होगा, याद रखिएगा। अब वो कितने हम डिग्री चलते हैं निर्भर ये करता है। जैसे मुझे पता है, देखो 360, ये गोला कितने है 360 का, 360 में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे ना। तो 24 घंटे में 360, मैंने कह दिया कि पूरे दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 360, तो एक घंटे में कितना होगा, 360/24, 24 से काटा तो 24 एकन 24, और कितना बचा यहाँ 12, 120, और 24 पंजे 120, 15। तो मतलब क्या, एक घंटे में 15 डिग्री, मतलब जब 15 डिग्री चलेगी
15 डिग्री जब देशांतर हो गया होगा तो समय कितना होगा, उसमें 1 घंटा होगा। अच्छा, मुझे इतना पता चल गया। तो अब ये बताओ, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये पूर्व, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, याद रखिए उसने दे दिया ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं, तो पूर्व की तरफ चलने पर 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री पर क्या समय हो रहा होगा जब यहाँ पर 12 बज रहे होंगे। तो ये बताओ 15 में 1 घंटा, 30 में कितना हो गया, 2 घंटे। तो यहाँ जब 12 बज रहे होंगे तो यहाँ कितने बजेंगे, 2 बजेंगे, याद रखिए। और यदि इधर पूछ ले कि पश्चिम की तरफ 30 डिग्री पर क्या टाइम होगा यदि यहाँ 12 बज रहे होंगे, तो ये बताओ यहाँ 12 बजेंगे तो यहाँ पश्चिम की तरफ माइनस होता है, समय माइनस होता है। तो आप बताइए माइनस होता है तो यहाँ 12 बज रहे हैं तो 2 घंटे घटा दोगे क्योंकि 30 डिग्री में कितना बनेगा, 2 घंटे। 15 डिग्री में 1 घंटा और 30 डिग्री में 2 घंटे, तो यहाँ कितना हो गया, 10 बज रहे होंगे उस समय पे। एक बार दोबारा से देख लीजिए, वो अपनी तरफ से समय ग्रीनविच रेखा का देता है और ग्रीनविच रेखा का टाइम निर्धारित हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ से टाइम लिया गया है, इसलिए हमारी जो भारत की लोकेशन है वो 82.5 पर पड़ती है और 82.5 का बनता है लगभग 5.5 घंटा। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रीनविच रेखा से हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा, क्योंकि हमारा पूर्व में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए वो कहता है कि ग्रीनविच रेखा का जो समय, ग्रीनविच जो रेखा का जो समय है वो यहाँ पर हम मान लीजिए 12 बज रहे हैं, वो अपनी तरफ से समय देगा और कहेगा कि पूरब की चलने पर 45 डिग्री यदि चले आप तो समय कितना होगा। तो पूरब की तरफ चले हो पहले 45 डिग्री में, ये चलो क्या घंटे होंगे, तो 15 में 1 घंटा तो 45 में कितने, 3 घंटे। अब 3 घंटे हो गए, याद रखिएगा 3 घंटे हो गए, तो यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे, शायद 3 PM हो रहे होंगे। यदि यहाँ शाम के बज रहे होंगे तो वो बोलेगा शाम के बज रहे हैं या स्वयं के बज रहे हैं, ठीक है। ये तो पश्चिम में बोलेगा कि 45 डिग्री चला है तो इसका भी 3 घंटे, यहाँ 12 बज रहे होंगे तो यहाँ कितने बजेंगे, 9 बजेंगे। ये देशांतर रेखाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि मतलब जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो किस कारण पाए जाते हैं। तो देखो सदाबहार वन भारी वर्षा और भारी तापमान, एक आंसर में देखा था भारी वर्षा और भारी तापमान के कारण पाए जाते हैं। एक में पूछा था कि जो मतलब जो एक क्वेश्चन था, एक जो मैं क्वेश्चन देख रहा था वो ये था कि कौन सी ऐसी ग्लोब पर कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी बांट रही है जी, अक्षांश वाली विषुवत रेखा ना, 0 अक्षांश वाली ना विषुवत रेखा, याद रखिएगा। इस प्रकार से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो देशांतर में टाइम को लेकर, एक कर्क मकर और विषुवत रेखा को लेकर। ओके, मिलते हैं अगले टॉपिक में इसी प्रकार से। थैंक यू।